नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं आज भारत। आज हम अगर चैन की नींद सोते हैं ना, तो वो सब इन्हीं लोगों की देन है। बॉर्डर पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ एक चैन की सांस और चैन की नींद हम लोग आज सो रहे हैं, तो बॉर्डर पर जो हमारे जवान हैं, हम उन्हीं की वजह से सो रहे हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इन लोगों की कितनी अहमियत है, ये मैं इन्हीं से बात करूँगा, क्योंकि आज मजबूर होकर मीडिया से रूबरू होना पड़ा। तस्वीर में पोस्टर आप देखिएगा। ये आज यहाँ उत्तराखंड के जो राज्यपाल जी हैं, महामहिम, उनसे भी इन्होंने मुलाकात की और एक जो है ना ज्ञापन के तौर से एक प्रेस के सामने भी जो है ना रखा। उत्तराखंड राज्य के पूर्व अर्धसैनिक बलों के कल्याण संबंधी मुद्दों पर एक प्रेस वार्ता। कुछ मजबूरी ही रही होगी जो ये प्रेस वार्ता जो है ना करने को मजबूर हो गए हैं। सर, आप मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं। मैं बड़ा अदब से आप लोगों का सम्मान करता हूं, क्योंकि हमें जो चैन की नींद मिलती है आप लोगों की वजह से ही मिलती है। फिर ये राजनेता क्यों नहीं जागते? यही देश की दुर्भाग्य समझो या एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या समझो कि जो हमारे राजनेता लोग हैं, जो भी आज सत्ता पे काबिज हैं, वो लोग बयानबाजी करते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन अपनी प्रतिबद्धता और कमिटमेंट को ग्राउंड पे पूरा नहीं करते। तो ये एक, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि हम लोगों को जो हम कहते हैं वो करना चाहिए, और जो हमारे जवान हैं, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, हमें उनकी संजीदगी से उनकी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनका जल्दी से जल्दी हल निकालना चाहिए। अच्छा, कैसे निकलेगा हल? क्योंकि आप लोगों ने ये आवाज़ उठाई है, जाहिर बात है अपने लिए तो नहीं, आने वाले जितनी भी जनरेशन है, जो लोग बॉर्डर पर तैनात हैं, जो या आगे के लिए युवा जो तैयारी करते हैं, उन्हीं के लिए आवाज़ उठाई है, क्योंकि अब तो रिटायरमेंट हो चुका है। उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो, एक चीज़ है वफादारी, जिसको सिंसियरिटी और लॉयल्टी कहते हैं। हम लोग फोर्स के प्रति लॉयल है। जितना हम नौकरी में रहते कर पाए उतना किया। अभी हम नौकरी के बाद भी ये चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं, कोशिश करना हमारे हाथ में है, इसलिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हमें पूरी भरोसा है कि जो भी हम कोशिश कर रहे हैं वो ज़रूर देरी से सही, लेकिन सब लागू होंगे। एक छोटा सा सवाल जहन में आ गया। आदमी अपनी ज़िंदगी को सेट करने के लिए काफ़ी आखिर तक सोचता रहता है, तो क्या सेट हो गई है? हमारी ज़िंदगी तो सेट है। हम तो अपनी पारी खेल चुके हैं और हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमने पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है। और मैं देखा कि आज अगर देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ कोई सरकारी मुलाजिम है तो वही वर्दीधारी हैं, क्योंकि ना उनको करप्शन करते हैं, अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं। वो तो एक समाज के सामने मॉडल है, एक आदर्श है। लेकिन सिला मिलता है? सिला बिल्कुल मिलता है। उनको तो पैसे से थोड़ी सिला, इसको इसलिए हम कहते हैं उसको तोला नहीं जाना चाहिए। जो उनकी सेवा है वो अमूल्य है। ठीक है, मैं 1 मिनट आपके पास दोबारा आऊँगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से। बड़ा लंबा सफ़र किया है। थैंक यू। समस्याओं के लिए आना पड़ता है और मुद्दों को सरकार तक जाए, उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, और उसी उद्देश्य को लेकर आज हम दिल्ली से और हम मध्य प्रदेश से, रणवीर सिंह साहब दिल्ली से आए हैं, और महामहिम से बहुत अच्छी मीटिंग हुई, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने कहा। और एक बात है जो है ना, आप बॉर्डर पर रहते हैं, सभी चीज़ों को जानते हैं, दुश्मन को भी पहचानते हैं। आंतरिक दुश्मन ये कौन है? आंतरिक दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देश की बागडोर वो लोग संभाल रहे हैं। हम लोगों को उन्होंने दायित्व दिया है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है। कोई मंत्री बन जाता है तो उनको संविधान का अधिकार है, और वो लेकिन जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने कहा कि घोषणा वो ही करें जिसे आप ग्राउंड में अमली जामा पहना सकें। चुनावों की तरह, बरसात की तरह ओले और पत्थर, वो जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं, उस तरीके से घोषणाएं जो हो रही हैं हमारे देश में, जो ना करी जाए, और उससे कि हमारे मन में एक धारणा गलत बन जाती है। हमें बहुत उम्मीद है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि वो हमारी बात को सुनेंगे और हमारे दर्द को समझेंगे, और हमारी विषम परिस्थितियों में जो हम सेवाएं देते हैं देश को, उनके प्रति उनका अच्छा भाव आए, ये हम उम्मीद रखते हैं। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप लोग भी कायम रहिएगा। आपने एक बात बड़ी अहम कही थी जो मेरे भी दिल को जो है ना लगी है, अर्ध। आप लोगों के साथ अर्ध लगना कितना दुखद है? ये बहुत ही दुखद पूर्ण बात है
कि दोनों काम तो एक तरफ करते हैं, बल्कि सैनिकों से भी ज़्यादा अर्धसैनिक लोग काम करते हैं, बॉर्डर के ऊपर जान दे रहे हैं, फिर भी उनके जो है वो सुविधाएं किसी प्रकार से नहीं दी जा रही हैं। और इसके वजह से जो है सब लोग कम से कम डिमोरलाइज्ड हैं, क्योंकि जब बलिदान आदमी वही दे रहा है तो ये फ़र्क क्यों किया जा रहा है? एक राज्य में वही लोग रह रहे हैं, एक घर में वही लोग रह रहे हैं, एक को तो जो है पेंशन मिल रही है, दूसरे को पेंशन नहीं मिलती। एक मर के आता है, उसको जो है आप शहीद का दर्जा देते हैं, दूसरे को शहीद का दर्जा भी नहीं देते हैं, जो शहीद को जो चीज़ें मिलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क जो है अर्धसैनिक बलों के साथ जो किया जा रहा है। क्योंकि मैं उत्तराखंड से संबंधित हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ और सैनिक कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष में रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है। और आपने एक प्रश्न किया था कि इसके दुश्मन कौन है। मुझे लगता है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि सिविलियन है, वो नहीं समझते कि अर्धसैनिकों को क्या दिक्कतें होती है, अर्धसैनिकों को क्या काम होना पड़ रहा है, क्या वो किस प्रकार से वो त्याग कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उस चीज़ को समझें और धरातल के ऊपर काम करें। राजनीति के तो अपने वो कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं, पॉलिसी भी बनाते थे, पर पॉलिसी को ग्राउंड में कौन लाएगा? उसमें ग्राउंड में लाने के लिए जो है हमारे जो सरकारी कर्मचारी सीनियर लेवल के IAS IPS ऑफिसर्स जो है उसको इस फर्क को समझना चाहिए और त्याग की भावना को इसको जो है लेकर के तब सैनिकों को अर्धसैनिकों को जो है वो उसी प्रकार की सुविधाएं दें। उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, केवल एक भावना की बात अगर चाहें तो सब चीज़ हो सकता है। अच्छा, मेरी समझ में एक चीज़ नहीं है, आपने कहा कि वो समझ नहीं रहे हैं, वो तो IAS IPS है, समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते? हाँ, वो समझना नहीं चाहते हैं। रीज़न ये है कि वो कहते हैं आप तो जो है उसमें आते हैं, सिविलियन रूल में आते हैं। भाई सिविलियन रूल में जरूर आते हैं, पर काम तो हम सैनिकों का कर रहे हैं, तो रूल से थोड़ी रूल में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे तो कोई मुश्किल की बात है, रूल नहीं चेंज किया सकता है। पर वो कंपेयर करते हैं सीसीएस रूल के साथ, आप लोग जो सीसीएस रूल के अंदर आते हैं इसलिए आपके साथ जो सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं, जो कि आसानी से की जा सकती है। भावना हो, लोगों के अंदर एक कमिटमेंट हो तो किया जा सकता है। मैंने एक उपन्यास पढ़ा था, अधूरा इंसान। जी हाँ, तो सही बात है, वही हमारी गति है। आज हमारी गति उसी प्रकार से जैसे अर्धनारीश्वर की बात होती है कि अर्धनग्न है, हम न ऊपर हैं न नीचे हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, हमारा डिपार्टमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सुविधाएं देने स्टेट गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल वाले तो जो अपनी तरफ से करेंगे वो कोशिश कर ही रहे डिपार्टमेंट के बाद, पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी तो अपना सहयोग दे। नहीं, अर्थ से तो मतलब है ना वो पुरुष है ना ऊपर नीचे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम लोग हमारी स्थिति हो गई ना, हम आर्मी में आए ना हम उसमें आए, सिविलियन में आए, हम बीच में लटके हुए हैं। आम भाषा में बता दीजिएगा कि क्या है? हम तो नग्न हैं, आधे हैं, न स्त्री है न पुरुष हैं, तो अब कैसे काम चलेगा? इसलिए हम अर्धसैनिकों को जो है उनको पूर्ण सैनिक का दर्जा दिया जाए, उनसे वही काम करवाया जाए, उनको वही सुविधाएं दी जाए। चलिए, मुस्कुराहट तो जरूर चेहरे पर है, लेकिन अंदर से दिल रो रहा है, ये बात तय है। और भी सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, आप तो बहुत बड़े सम्मानित हैं मेरे लिए, है ना, क्योंकि मेरा पहला मौका ऐसा मिला है कि आप लोग बॉर्डर पर ही रहते हैं, सिविलियन से कहाँ मिलते हैं, और आज इत्तेफाक कि आप लोगों से मुलाकात हो गई। लेकिन आप लोग दर्द अपना रखने के लिए मीडिया के सामने हाजिर हुए हैं। हम भी अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ आज खड़े हैं। दिक्कतें कहाँ कहाँ क्या क्या आती हैं और अभी तक कितने आश्वासन मिले हैं और क्या उम्मीद आप जता रहे हैं? सबसे पहले तो आज भारत को सैल्यूट और सलाम पैरामिलिट्री के लाखों परिवारों की तरफ से। बहुत बार मिले हैं, बहुत गिले शिकवे किए, गृह मंत्री से लेके आपके जो है अमित शाह, 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि हम आपको दोबारा बुलाएंगे, मैं आपकी मांगों को देख लेता हूं। 29 जुलाई 2019 को संसद भवन में मुलाकात हुई थी। 4 बार गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिल चुके हैं, आपके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिल चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ से मिल चुके हैं। ये जितने नाथ और सरकार और मंत्री संतरी है, गृह सचिव से लेके और कैबिनेट एक मिनट रोकूंगा। दर्शकों, सुनते रहना जो समस्याएं हैं, और उसके बाद ज़रूरत आपको इस बात की है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि ये अंदर की आवाज़ है। देश पर जो है ना, देश के बॉर्डर पर खड़े होकर रात दिन जिस शिद्दत से ये लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, और बाद में अंजाम आपने खुद ही सुन लिया। चलिए, अब आप शुरू करें। जी, कहने का मतलब ये है कि हमने आपकी आवाज़ अर्धसैनिक बलों की, जो देश को पता होना चाहिए कि जो रियल चौकीदार हैं, प्रधानमंत्री दिवाली तो हमारे बीच में मनाते हैं ना, BSF और ITBP के जवानों के बीच में, तो फिर आप हमें नकली चौकीदारों को पेंशन मिल रही है 2.5 दिन के सांसद को, और जो देश को 40 साल दे उसकी पेंशन बंद। तो खैर, हम कह रहे थे कि हमने कहाँ कहाँ आवाज़ नहीं लगाई, जितने भी मंत्रियों के पास हमने गुहार लगाई। और आपकी जानकारी के लिए अभी 3 सितंबर को हमने रायसीना हिल का दरवाज़ा खटखटाया और महामहिम राष्ट्रपति जी से गुहार लगाई कि मान्यवर, आप तो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर,
तो आपकी नज़र में तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, तो एक बेटे को फुल पेंशन और एक को जो है ना पेंशन, एक शहीद हो गया, एक वो। और ये जो CCS रूल का मतलब है सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। जब धारा 370 को ये ला सकते, उसको नेस्तानबूद कर सकते हैं, 35A को नेस्तान, 3 तलाक के ऊपर ये लोग ले आए। क्या क्या नहीं किया इन्होंने, तो क्या इनको ये नहीं चाहिए कि CCS रूल की जगह पैरामिलिट्री सर्विस रूल बनाए जाएं, ताकि हमारे जवानों की सेवा शर्तें, बेहतर पेंशन हो सके। अच्छा ठीक है, अब आप एक चीज़ बताइए, पुलवामा में जितने भी शहीद हुए हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी अहम समस्या, मैं भी अक्सर मीडिया इंडस्ट्री में रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, पेंशन से सब लोग जो है ना वंचित रहते हैं। वाकई ये सच है? हाँ, इस बात को लेकर आपने पुलवामा का जिक्र किया, तो हम तो पुलवामा को जा ही रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप 14 फरवरी को हमने ऐलान किया कि पैरामिलिट्री के परिवार लाखों की संख्या में बापू की समाधि राजघाट पे आएंगे। आपने पेंशन का जिक्र किया है, शहीदों की पेंशन। अभी जो है हमने एक जो सरकार ने एक आदेश निकाला कि नहीं, क्लैरिफिकेशन निकाला गृह मंत्रालय ने कि भाई जो मर जाएगा उसको तो पक्का पेंशन देंगे। यानी कि अगर शहीद होता है तो उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। तो सवाल ये है कि भाई पहले आओ पहले पाओ, यानी मरो और पेंशन लो। जिंदगी पेंशन नहीं है, ये देश के लिए गंभीर सवाल। और अभी 31 अगस्त को सरकार ने एक और तुगलकी फरमान जारी किया, गृह मंत्रालय ने। उसमें क्लियर लिखा है कि ये तो पैरामिलिट्री के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं भाई, ये सिविलियन फोर्सेस है। तो साहब हम क्या बताएं। अच्छा, नेताओं को तो पेंशन मिल जाती है? हाँ, तो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई 2.5 दिन के सांसद को पेंशन, और जो देश को 40 साल दे उसकी पेंशन बंद। जब ये बताइए 13 दिसंबर को तो हमने संसद को बचाया ना साहब। तो अब समय आ गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अब की बार 52 पैरामिलिट्री को होना चाहिए। चलिए, अब देश बचाने की ठानी है। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा वक्त कम है, मैं आपको ज़्यादा वक्त देता। 10 सेकंड में जो है ना अपनी बात रखिएगा, मैं आपको भी लूँगा। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, पूरे हमारे जितने भी चौथा स्तंभ जो आया है। मैं उत्तराखंड की आवाज़ है, मैं उत्तराखंड का पूरा कोऑर्डिनेटर हूँ इस एक्स पैरामिलिट्री का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सौतेला व्यवहार हमारे साथ नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, यही बस 10 सेकंड आपके हैं। धन्यवाद। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहूँगा। अब मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है और मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, मगर आने वाले जनरेशन के लिए हम क्या सोच रहे हैं? कौन करेगा उनके लिए? कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन आएगा पैरामिलिट्री फोर्स में? ठीक, कौन आएगा? धन्यवाद। चलिए, कंधे मजबूत है, इरादे भी मजबूत है। आखिरी सवाल लेता हूँ कि युवाओं के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मेरी तरफ से देश के युवाओं के लिए और पैरामिलिट्री सदस्यों के लिए यही संदेश है कि पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाते रहें। हम सरकार से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जो भी उनका जायज़ हक है वो उनको मिलेगा और उसमें कोई कोताही नहीं होएगी। ठीक, जय हिंद। 14 फरवरी। चलिए, एक ये भी मैं दिखा देता हूँ, रामपाल जी दिखा दो जो है ना। 14 फरवरी 2022 को राजघाट पर धरना प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। अब आने वाले वक्त में कितना देश को बचाने के लिए ये लोग जो है ना संघर्ष करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी RP सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जायका चाहिए, इनामुल्ला बिल्डिंग देहरादून, मुगल जायका पर आइए। जायका चाहिए, इनामुल्ला बिल्डिंग देहरादून, मुगल जायका पर आइए।